have realized कि डिसेबिलिटी एक डिफरेंट वे ऑफ लिविंग है। ये जो डिसेबिलिटी है ये एक डाइवर्सिटी है। मेरा लाइफस्टाइल डिफरेंट है। सिंपैथेटिक रवैया होता है हमारा डिसेबिलिटी के बारे में। वी आर ओवर सेंसिटाइज्ड। हम देखते ही कहते हैं यार इस बेचारे की मदद करो। बेचारा तो वर्ड आता ही आता है। नंबर 2 हमारा ये होता है हम समझते हैं बीमार है, पेशेंट है, फौरन पूछते हैं इसको क्या हो। ये एक हमारा एटीट्यूड है माशरे का, जिस वजह से हम बहुत सारे बच्चों को डिस्करेज करके घरों में बंद कर देते हैं। तकरीबन 1996-7 में मैं वापस अपने स्कूल गया, स्पेशल एजुकेशन। मैंने जाके पूछा वो बच्चे कहाँ हैं जो मेरे साथ क्लास फेलो थे। दैट वाज शॉकिंग। उनसे बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी और बहुत सारे अपने घरों में उम्र कैद की जिंदगी गुजार रहे थे। क्यों? हमें देखना चाहिए कि हर इंसान का एक पर्पस है। अल्लाह ताला ने उसको वो जॉब दी है, वो पर्पस दिया है। कोई इंसान बेकार नहीं। गाड़ी से पुलिस वाले के पास जब चल के गया, उसने देखा डिसेबल है, उसने उसको कहा वो जान दे यार शहंशाह लोग है। शहंशाह लोग हैं। ये तो वही टीचर वाला वाकया जो आया हुआ है डिप्लोमेटिक की क्लेम में भी जाले थे। तो पहले आपने 6th ग्रेड में फर्स्ट टाइम सुना माजूर, फिर आपको पता चला आप शहंशाह हुए। अब अक्सर लोग हमें देखते ही कहते हैं माजूरों को हमारे लिए दुआ करें। वेरी कॉमन, बस आप दुआ किया करें। तो मुझे जब कोई कहता है ना तो मैं कहता हूँ पैसे दूंगा फ्री। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। कहानियां हमारा वो शो है जो कि आई थिंक अपना वतन टीवी का एक सिग्नेचर शो बनता चला जा रहा है आपके फीडबैक की बदौलत। और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हर एपिसोड के अंदर एक ऐसी कहानी आपके सामने रखी जाए, एक मोटिवेशन की सूरत में उसको आपके सामने प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि डिजिटल मीडियम एक वो मीडियम बन चुका है जिसमें आप कोई भी बात अगर एक स्टोरी टेलिंग के अंदाज में बता रहे हों तो आई थिंक ऑडियंस तक ज्यादा बेहतर अंदाज में पहुंचती है। और अगर कोई जबरदस्त काम हो रहा है किसी भी फील्ड के अंदर खास तौर से, वो कहानी की सूरत में आप तक पहुंचाना, ये जिम्मा लिया है अपना वतन टीवी ने। और आज एक ऐसी ही कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो एक ऐसे शख्स हैं जो कि इस वक्त स्टेप, जो कि स्पेशल टैलेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। डिसेबिलिटी राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, एडवोकेसी पे यकीन रखते हैं, बहुत मेहनत है। 1997 से ये इदारा काम कर रहा है और इन्हीं की ज़बानी आज इन्हीं की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। आतिफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे आप? बहुत अच्छा लगा आप स्टूडियो में आए और आई विश कि हमारी ऑडियंस जो है वो आपकी पर्सनालिटी का पहलू देख सकती जो ऑफ द रिकॉर्ड अभी था, जो आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। मुझे सबसे पहले बताइए आतिफ कि हम देख रहे हैं स्टेप 1997 से काम कर रहा है। आपको पर्सनली किस चीज ने मोटिवेट किया कि आपने डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए काम करना है? एक बड़ा पुराना सा जुमला है कि ये बहुत लंबी कहानी लेकिन मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊंगा कि ये आइडिया आया कहाँ से और क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन बनी और आज क्या कर रही है। मैं 1976 में पैदा हुआ, तो आई वाज बोर्न विद अ डिसेबिलिटी। तो मुझे जब स्कूल गोइंग एज थी तो मेरे पेरेंट्स ने कोशिश की कि मैं मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ सकूं, लेकिन मेरी डिसेबिलिटी ज़्यादा थी। मेरा लाना ले जाना, फिर वहाँ मैं बच्चों में बैठना अनकम्फर्टेबल होता था, बच्चे मुझे देख रहे हैं या मैं शायद वहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। 1981 की बात है। उस दिनों पाकिस्तान में ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट एट दैट टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनकी एक बेटी डिसेबल्ड, जैन से, उन्होंने न्यूयॉर्क में एक मीटिंग अटेंड की डिसेबिलिटी पे और उन्होंने वापस आते साथ एक ऑर्डिनेंस पास किया, ऑर्डिनेंस 1981 ऑर्डिनेंस फॉर द रिहेबिलिटेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द डिसेबल्ड। उस ऑर्डिनेंस के तहत पूरे पाकिस्तान में पहली दफ़ा सरकारी सतह पर स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स बनाए। जब ये सेंटर्स बन रहे थे तो ये टास्क दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। मेरे फादर उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जॉब कर रहे थे, उनको पता चला तो उन्होंने कहा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर काम दिया जाए और क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरा बेटा भी डिसेबल है। तो 1981 में जब ये स्कूल बने तो आई वॉज द वेरी फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। और जैन ज़्यादा थी और एक मैं, हम दो बच्चे स्कूल में आहिस्ता से वो स्कूल बढ़ते गए, लेकिन मुझे एक मौका मिल गया स्पेशल एजुकेशन में तालीम हासिल करने का। और स्पेशल एजुकेशन में
चूंकि उस वक्त वो प्राइमरी तक उनका लेवल था, उससे आगे कुछ नहीं था। उस स्कूल से पढ़ने के बाद मैंने घर के करीब एक सरकारी स्कूल था, वहाँ मुझे एडमिशन मिला ग्रेड 6 में। क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में हमारी बहुत केयर होती थी, रिहेबिलिटेशन होती थी, फिजियोथेरेपी, हमारे टीचर्स ख्याल रखते थे, और चंद स्टूडेंट थे उनको बहुत ज्यादा पैम्पर्ड और बड़ा ख्याल रखा था। जब मैं मेन स्ट्रीम स्कूल में आया, एक तो वो पब्लिक स्कूल था, दूसरा गली के करीब स्कूल था, वहाँ पे उस लेवल की केयर तो हो नहीं सकती, और ये बॉयज स्कूल था। ठीक है। वहाँ मुझे आने के बाद फील हुआ कि बच्चे बुलिंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, टीचर्स भी कुछ ऐसे देख रहे हैं, तो आई वाज लिटिल अनकंफर्टेबल। मैं कहता था मैंने स्कूल नहीं जाना, मैं किसी अच्छे स्कूल में जाऊंगा, क्योंकि वो स्कूल मेरे ज़हन में वो था। बड़े दिन मैं कोशिश करता रहा, स्ट्रगल करता रहा कि बच्चे ऐसे क्यों करते हैं मेरे साथ, बड़ा मुश्किल सा दौर था। एक दिन क्या हुआ, एक टीचर ने हमारी पूरी क्लास को कोई पनिशमेंट दी, कोई होमवर्क नहीं किया था, या कोई बात थी, मुझे याद नहीं है। और उन दिनों ये 1986 की बात है, ये पनिशमेंट बड़ी कॉमन होती थी, मुर्गा बना दो। तो टीचर ने कहा, मुझे टीचर का नाम याद है, मेरे अरबी के टीचर थे अफजाल साहब, उन्होंने सारी क्लास को कहा कि मुर्गा बन जाओ। अब जब वो मेरी तरफ देखा, मुझे कहते यार तुम तो मुर्गा नहीं बन सकते, तुम तो माजूर हो। Then I realized, अच्छा मैं माजूर हूँ, अच्छा मैं डिसेबल्ड हूँ। दैट वाज द वेरी फर्स्ट डे कि जब मुझे पता चला कि मैं माजूर हूँ, और ये लोग इसलिए मुझे देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं, और इसलिए अब एक फायदा मुझे उस दिन हो गया कि मुझे पता चल गया कि मैं मुर्गा नहीं बन सकता। मैंने सोचा मुर्गा बना तो सकता हूँ। तो ये पहलू है जो दिखाना चाहती थी आपका, जो इससे मजा है, डिफरेंट थॉट के लेट्स एंजॉय द डिसेबिलिटी। मैं तो शुरू हो गया, जिस दिन काम करने का नहीं मूड है मैं कहूँ मैं तो डिसेबल्ड मैं तो बस नहीं किया, तो वो खैर अच्छा। वैसे देखें आपने कितने खूबसूरती से और कितने मजाहिया अंदाज में ये लाइन बोल दी कि देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय डिसेबिलिटी। लेकिन ये बड़ी बहुत डीप बात है, बहुत मुझे ये बात समझ आ गई कि आई एम डिफरेंट। ये जो डिसेबिलिटी है ये एक डाइवर्सिटी है, मेरा लाइफस्टाइल डिफरेंट है। अगर मैं बैग उठा के सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, मैं किसी दोस्त को कह दूंगा मेरा बैग उठाओ, मेरे पीछे जाओ। बिल्कुल ठीक है। और ये मैंने करना शुरू कर दिया। अगर मुझसे कुछ नहीं ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाए तो मैं टीचर को बता दूंगा कि मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और को मैं बोलता हूँ वो लिख देगा। जब पेपर में बच्चे एग्जाम दे रहे होते थे तो मुझे अगर लिखने में प्रॉब्लम थी मेरे हाथों में, तो मैं कहता था मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। अगर मुझे नहीं पता था कि कोई लॉ है, रूल है, बट मैंने खुद क्रिएट किया कि मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए। मैंने टीचर से रिक्वेस्ट की, क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड कि डिसेबिलिटी एक डिफरेंट वे ऑफ लिविंग है। मैं समझता हूँ कि वो ही दिन था जब मैंने स्टेप बनाने का सोच लिया। एक्चुअली सो इन योर माइंड आपने कहा एक मैंने ग्रेड 6 में शुरू हो गया था मेरा ज़हन कि कुछ करना है, कुछ डिफरेंट होगा, मेरे जैसे और भी तो बच्चे हैं वो क्या करते होंगे। तो मैंने वो चीज फील करना शुरू कर दी। और हर कोई आपकी तरह उसको मजाहिया अंदाज में नहीं लेगा, हर कोई आपकी तरह उसको इग्नोर नहीं सीरियस नहीं, वो लोग इसको बहुत, मैं आगे चल के बताऊंगा क्या मैंने क्या फील किया, लोग कैसे इसको देखते हैं। एक सिंपैथेटिक रवैया होता है हमारा डिसेबिलिटी के बारे में। वी आर ओवर सेंसिटाइज्ड, हम देखते ही कहते हैं यार इस बेचारे की मदद करो। बेचारा तो वर्ड आता ही आता है। नंबर 2 हमारे ये होता है, हम समझते हैं बीमार है, पेशेंट है, फौरन पूछते हैं इसको क्या हुआ, बीमारी क्या है। पेरेंट्स से पूछते थे, फिर मुझसे पूछते थे आपको क्या हुआ है, फिर मेरे वाइफ से पूछते थे इनको क्या हुआ, बच्चों से पूछते इनको क्या हुआ। इनको क्या हुआ मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा फिर यहाँ बात खत्म नहीं होती, उसके बाद कहते डॉक्टर को चेक कराया, उसके बाद पूछते कोई फलां डॉक्टर है, फलां हकीम है, फलां बाबा जी उनके पास दम कराने चले जाएंगे। ये बात I'm now 50 years old now this year। 50 सालों में 50,000 दफा ये बात मैं सुन चुका हूँ कि इसको क्या हुआ है, और अभी भी सुनता रहता हूँ। तो ये एक हमारा एटीट्यूड है माशरे का, जिस वजह से हम बहुत सारे बच्चों को डिस्करेज करके घरों में बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बाहर पेरेंट लेकर नहीं आएंगे, लोग सवाल पूछेंगे, बच्चे बाहर नहीं निकलते, लोग सवाल पूछेंगे। तो ये वो एक सबसे बड़ा बैरियर है जो डिसेबिलिटी क्रिएट करता है। बिल्कुल सही, हमारा नेगेटिव एटीट्यूड। तो इस नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे। हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया और बता देता हूँ जी। ये भी कोई 20-22 साल पुरानी बात है। मैं एक टैक्सी में कहीं जा रहा था, तो टैक्सी वाले ने मुझसे पूछा आप शुरू से ही ऐसे ही? इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर मी। मैंने कहा जी, तो इलाज नहीं करवाया? मैं कहती अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ, कुछ इलाज करवाया, चल फिर लेता हूँ। फिर मैंने टैक्सी वाले से पूछा आप शुरू से ही ऐसे हैं?
उसने मुझे कहा जी मुझे क्या हुआ है, लेकिन आपका रंग थोड़ा सांवला है, इलाज नहीं करना। अब इसके बाद मुकम्मल खामोशी हो गई। जब मेरा घर आया वो तो लगा मैंने उनसे सॉरी किया, सॉरी आपने माइंड किया, कहते दीदी मैंने माइंड नहीं किया, वैसे तो आज नई चीज सीखी है। हम क्या अपने आप को सुपरमैन समझते हैं, बिल्कुल, जो दूसरे इंसानों में कमियां तलाश करते हैं। एग्जैक्टली, दैट वाज आल्सो लर्निंग फॉर मी। जो बात उसने की वो बात मैं अभी तक नहीं भूलता, क्या हम अपने आप को सुपरमैन समझते हैं? बिल्कुल, हम कौन है जो दूसरे के अंदर कमी तलाश करते हैं? दैट्स सो ट्रू। बाद में जब मैंने स्टडी किया डिसेबिलिटी को हर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल, मैंने बहुत सारे पेपर लिखे, बहुत कुछ पढ़ा, तो उसमें जो मुझे बात पता चली कि इंसान एक शाहकार है अल्लाह ताला का। जैसे कोई आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाता है, तो जब वो पेंटिंग हिट हो जाती है तो वो दोबारा वही पेंटिंग नहीं बनाता, नई चीज बनाता है, डिफरेंट, इंफराद, मुनफरिद। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम है मुसव्विर। हम सब उसका शाहकार हैं, आप में जगह जो भी लोग काम कर रहे हैं सब। क्या वो मुसव्विर अपने शाहकार में कोई कमी छोड़ सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। इसका मतलब है कमी कहीं और है जिसको छुपाया जा रहा है। वो कमी है इस मुआशरे में, हमारी रवैयों में, हमारी एनवायरनमेंट में। अब चिड़ियों की जगह रैंप लगा दें, लिफ्ट लगा दें तो कोई डिसेबल नहीं है। साइन लैंग्वेज शुरू कर दे तो ये प्रोग्राम डेफ लोग भी इंजॉय करेंगे। बिल्कुल। बुक्स ब्रेल में आ जाए, डिजिटल फॉर्मेट में आ जाए तो ब्लाइंड लोग भी पढ़ सकते हैं। तो कमी हमारी बनाई हुई चीजों, हमारे सिस्टम्स, हमारी पॉलिसीज में, उसको ठीक कर लें, कोई भी डिसेबल नहीं, सब मुकम्मल है। तो दैट वाज द रियलाइजेशन जिस पे स्टेप की समझ ले फाउंडेशन बनी। वो जो आर्किटेक्ट, वो जो मुसव्विर है, उसके शाहकार में कमी नहीं है जी। ये हमने जो चीजें बनाई हैं हमारे शाहकार में, हमारे शाहकार हम अपना शाहकार उसकी कमी छुपाने के लिए इंसानों के अंदर कमी तलाश करके इसको कहते हैं ये बेचारा है, हाँ। ये गरीब है, ये फलाना है। असल में हमने वो फैसिलिटी नहीं दी ना। अच्छा, फिर मैंने तकरीबन 1996-7 में मैं वापस अपने स्कूल गया, स्पेशल एजुकेशन। मैंने जाके पूछा वो बच्चे कहाँ हैं जो मेरे साथ क्लास फेलो थे। मैंने तो बीकॉम में कर रहा हूँ, किसी तरह स्ट्रगल करके मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, वो बच्चे कहाँ हैं? दैट वाज शॉकिंग। उनसे बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी और बहुत सारे अपने घरों में उम्र कैद की जिंदगी गुजार रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं थी, उनके पास बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं थी कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं, मैं अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, वॉशरूम को मॉडिफाई कर सकता हूँ, मैं व्हीलचेयर लेके बाहर निकल सकता हूँ, ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। एंड दे लॉस्ट देयर लाइव्स। और हर किसी की फैमिली भी इतनी सपोर्टिव नहीं होती है, हो भी तो इन्फॉर्मेशन नहीं। फिर मैंने इस सोच के तहत एक छोटा सा ग्रुप बनाया, अपने पुराने क्लास फेलोज को इकट्ठा करके ये इदारा बनाया और उसमें ये पर्पस रखा कि हम वो इन्फॉर्मेशन जिस वजह से हमारी जिंदगी बेहतर हुई है उन तक पहुंचाएंगे जो अभी तक अपने घरों में बंद है। देन स्टेप वाज फॉर्म्ड इन 1997। ये कोर पर्पस था कि इन्फॉर्मेशन भी जाए, एंड इन्फॉर्मेशन इज द पावर। जबरदस्त, उनको एम्पावर किया जाए कि उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, दे विल बी एम्पावर्ड। और वो हुआ। वॉशरूम ना जाना पड़े, खाना पीना लोग छोड़ देते हैं, और ये मैंने बहुत लोगों से सुना है। ये कॉमन। मैं जापान 2002 में पढ़ने गया जापान। मैं लीडरशिप ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज पे स्टडी कर रहा था। तो वहाँ मैंने बहुत सारे लोग देखे जो रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं, व्हीलचेयर पे हैं, सीवियरली डिसेबल्ड हैं, जहाज में सफर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हर जगह। तो मैंने अपने टीचर से कहा कि ये जापान में इतने डिसेबल्ड इसलिए हैं, शायद वो जो हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक हुआ था तो उसने हंसना शुरू कर दिया। उसने कहा तुम अपने मुल्क में जाकर ढूंढो, इससे ज्यादा है। वो निकलते ही नहीं घरों से, ऐसे ही उनको तुम लोगों ने बंद कर दी और वो घरों में मर जाते हैं। हमने उनको फैसिलिटी दी है, वो जिंदगी गुजार रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो ये फिर नेक्स्ट स्टेप था कि कैसे मुआशरे को चेंज किया जाए। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें डिसेबल लोगों पे काम करने की जरूरत नहीं, हमें उन लोगों पे काम करने की जरूरत है जो सो कॉल्ड नॉन डिसेबल्ड। हमने सोसाइटी को फिक्स करना, नॉट द ह्यूमन बीइंग। हमसे ये गलती होती आ रही है कि हम इंसान को ठीक करने के चक्कर में सब कुछ पीछे छोड़ गए। अब इंसान को ठीक नहीं करना, अपने मुआशरे को ठीक करना है, जहाँ आप रहते हैं उस एनवायरनमेंट को ठीक करना है, तो एवरीबॉडी विल बी इंक्लूडेड। अच्छा, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि मैंने कहा कि इस मुआशरे को चेंज करना है। 1997 से आप ये कोशिश कर रहे हैं, 6th ग्रेड में थे जब ये आइडिया आपके दिमाग में तख्लीक हो गया। मुआशरा चेंज हुआ किसी हद तक? बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा। इसकी विजिबल
मतलब एक आइडेंटिफिकेशन है, कुछ मतलब मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन है इसमें। वो ये हुआ कि आज आप सुन रही होंगी कि बैंक डिसेबल पर्सन को हायर कर रहे हैं, रैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एटीएम को वॉइस इनेबल्ड कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर डिसेबल लोगों को हायर करने की कोशिश कर रहा है, पॉलिसीज बन रही हैं, लेजिस्लेशन बन रही हैं। HEC ने नेशनल पॉलिसी निकाली है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, स्टेट बैंक ने पॉलिसी निकाली है फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स में डाल दिया है कि वी हैव टू मेक electoral process fully accessible for person with disabilities. ये सब कुछ क्यों हो रहा है? That's a big change in last 30 years advocacy. जो डिसेबल लोग सड़कों पे निकले, लोगों से मिले, पॉलिटिशियन से मिले, पार्लियामेंट्स के बाहर बैठे, धरने दिए, बातें की, सेमिनार्स करवाए, डिस्कशंस करवाए, ट्रेनिंग्स करवाई, उनका रिजल्ट अब नजर आना शुरू हुआ है। मैं अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट को स्टडी कर रहा था अमेरिका में, तो मैंने किसी से पूछा कि कितने साल लगे ADA को इम्प्लीमेंट होने में, तो उन्होंने कहा जी 25 साल। मुझे बड़ी खुशी हुई, हम ठीक जा रहे हैं, इतना टाइम तो हमें भी लगेगा। तो ये पहले हमारा 1981 ऑर्डिनेंस था जो किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता, दैट वाज जस्ट एन ऑर्डिनेंस। फिर पॉलिसी बनी, पॉलिसी भी इज अ डॉक्यूमेंट विदाउट जॉज, पेपर पे आ जाते फिर लॉ बना। अब जब से लॉ बना, नाउ वी हैव अ लॉ, हर सूबे में हमारा कानून है जो डिसेबिलिटी राइट्स। बट हमारे लॉज की भी तो एग्जीक्यूशन में मसला आता है ना, बहुत सारे लॉज टेक्स टाइम। अब ये जो चीजें आपको विजिबिलिटी नजर आ रही है ना लोगों को, अब स्टेप की ने डिसेबिलिटी जॉब्स पे जब काम करना शुरू किया 2009 में, प्रैक्टिकली 8 से, तो अब तक 10,000 लोगों को जॉब मिल चुकी है। That's a visible change, मतलब measurable change। इसी तरह 85,000 पोलिंग स्टेशन में से 11,000 पोलिंग स्टेशन लास्ट इलेक्शन में एक्सेसिबल थे। इलेक्शन कमीशन हर कैंपेन में साइन लैंग्वेज ऐड कर रहा है खुद ही। ये चेंजेस आ रही हैं, पॉलिसीज बन रही हैं, लॉज इम्प्लीमेंट, इट विल टेक टाइम। क्यों वक्त क्यों लग रहा है? मैंने जैसे बात शुरू की थी, हमारे कल्चर का हिस्सा है, कल्चर चेंज होने में सदियां लग जाती हैं। बिल्कुल सही है। हमें बचपन में पढ़ाया जा रहा था खूबसूरती के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, स्नो वाइट, ब्लैक ब्यूटी, लंबा कद हो, बाल बड़े हों तो ये खूबसूरत है, बड़ी बड़ी आंखें हों ये खूबसूरती है। हम उस स्टैंडर्ड पे फंसे हुए हैं, तो हमें जो उस जैसा नहीं लगता हम उसको बदसूरत कह देते हैं। तो हमें वो स्टैंडर्ड चेंज करने पड़ेंगे। हर इंसान खूबसूरत है, हमें ये मानना पड़ेगा। हमारे देखने हमें वो जो पढ़ाया गया है, जो सुनाया गया, वो चेंज होने में कुछ टाइम तो लगेगा। हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कैसे करेंगे? मैं एक छोटा सा वाक़या और बताऊंगा। न्यूयॉर्क में मैं रहता था कुछ अर्सा, तो मैं अपने बच्चे के स्कूल गया, वहाँ एक एक्टिविटी उन्होंने करवाई। उन्होंने वो एक देसी अंडा होता है जो पिंक पिंक सा, और एक वाइट अंडा होता है, वो दोनों पानी में रखे थे। बच्चे को कहा कोई एक अंडा उठाओ और तोड़ो। उसने वो कलर्ड अंडा उठा के तोड़ दिया। फिर उनका अच्छा वाइट तोड़ो, वो भी तोड़ा, देखो अंदर से सेम है। बिल्कुल, दे आर प्रिपेयरिंग देयर किड्स फॉर एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी। हमें वो मूवीज दिखा रहे, श्रेक, हॉप, इस तरह की जिसमें चेहरे डिफरेंट है, ताकि बच्चे तैयार हों कि हर शक्ल इस माशरे का हिस्सा है। उनको डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना सिखाया जा रहा है, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। उनके पास भी शक्ल डिफरेंट है, लेकिन सुपर पावर है, बिल्कुल ऐसे। तो ये सारी चीजें हो रही। अब ये नहीं कि हम रियलाइज करें कि अमेरिका में सब कुछ ठीक हो गया, हम अभी बहुत, ऐसा नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग वाकया, सॉरी वाकयात बहुत सारे नहीं, मुझे तो बल्कि मजा आ रहा है, यही तो चाहते हैं हम। तो आप बिल्कुल सुनाए। मैंने ये कहा, पहले कहा था ना कि आपकी पर्सनालिटी की ये वाली साइड जो आवाम तक नहीं पहुंचती, आज पहुंचे। कहानियां बहुत सारी है। तो न्यूयॉर्क पे मैं एक दुकान पे, स्टोर पे गया, तो मेरा कार्ड नहीं चला, क्रेडिट कार्ड, कोई इशू होगा। तो उसने, जो खातून बैठी थी, उसने मेरे दोस्त से कहा हिज क्रेडिट कार्ड इज नॉट वर्किंग। तो मैंने उससे कहा इट्स माय क्रेडिट कार्ड, टॉक टू मी। क्या मेरी नाक बह रही है? उधर क्या आ गई, सॉरी। मतलब वहाँ भी ये कल्चर है कि डिसेबल लोगों को देखते ही समझ लेते हैं इसको बात समझ नहीं आएगी, तो हम उससे बात नहीं करते, उसके साथ पहले से पूछते हैं। BBC का एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम है, डज ही टेक शुगर, रेडियो प्रोग्राम है, अब शायद बंद हो गया, बड़ा साल चलता रहा है। डज ही टेक शुगर का मतलब है कि जब कोई ब्लाइंड बंदा कहीं रेस्टोरेंट में जाता है, तो जो वेटर है उससे नहीं पूछता, उसके अटेंडेंट से पूछता डज ही टेक शुगर। हालांकि ब्लाइंड है, डेफ तो नहीं है, डज ही टेक शुगर। ये कल्चर है कि वी डोंट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू पीपल विद डिसेबिलिटीज, वी आर रिलक्टेंट। हम ये सोचते हैं कि मसला है, इसके साथ कोई मसला है, इसको शायद बात ही ना समझ आए। तो इसलिए हमारे माशरे में अल्फाज झल्ला,
हाँ बिल्कुल, पागल अल्लाह लोग है, बेचारा है, अल्लाह लोग है, शहंशाह लोग। ये मैंने पहले भी एक एपिसोड में बात की थी कि हमारे यहाँ ना वो क्योंकि एक ज़कात खैरात और उस तरह से पैसे देने वाला कल्चर, जो आपने वर्ड बेचारा, वो अच्छा बेचारे है, वो उनके घर में माजूर बच्चे हैं, उधर दे आओ, यू नो, सवाब ज्यादा मिलेगा, अजर ज्यादा मिलेगा। में गई है इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इंक्लेव, कैसे जाना होता है, पास बनता है या कोई बहुत बिल्कुल। एक दिन मुझे कोई एम्बेसी में जाना था पासपोर्ट कलेक्ट करने, तो मैं गाड़ी में था, तो उसने मुझे कहा कि जो है उन दिनों नया नया सिस्टम शुरू हुआ था, मुझे नहीं पता था। उसने कहा जी नहीं, अब आप ऐसे नहीं जा सकते, फलां करें ये करें। मैं उतरा गाड़ी से, पुलिस वाले के पास जब चल के गया, उसने देखा डिसेबल है, तो उसने उसको कहा वो जान दे यार, शहंशाह लोग है, शहंशाह लोग है। ये तो वही टीचर वाला वाकया जो आया हुआ है, डिप्लोमेटिक इंक्लेव में भी जाने थे। तो पहले आपने 6th ग्रेड में फर्स्ट टाइम सुना माजूर, फिर आपको पता चला आप शहंशाह हुए जाने थे। अब अक्सर लोग हमें देखते ही कहते हैं माजूरों को हमारे लिए दुआ करें, वेरी कॉमन, बस आप दुआ किया करें। तो मुझे जब कोई कहता है ना, तो मैं कहता हूँ पैसे दूंगा फ्री, और फ्री तो मैं नहीं करता, मतलब, और दुआ का भी लेवल बताओ, उसके हिसाब से पैसे ज्यादा काम करने पे मैं देखूंगा, रेट फिर डिसाइड होगा, तो फिर करूंगा वो नहीं। आतिफ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि चले हमारी जो डिस्कशन है ना, वो उन पहलुओं को बड़े मजाहिया अंदाज में टच करिए जो वाकई इग्नोर होते हैं, जो सोसाइटी में रोजाना हम देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उन पे बात नहीं करता, इग्नोर करते हैं, बिकॉज वी आर आई थिंक सो यूज्ड टू हियरिंग दीज वर्ड्स कि हमें अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नम हो गए सारे बहुत ज्यादा। मुझे ये बताइए एक और मिसकंसेप्शन जिसपे कोई बात नहीं करते, जैसे आपने कहा कि जो माजूर हैं, आप अपने क्लास फेलो उसको देखने गए और कहा कि जनाब उनकी तो आधे ज़्यादा की डेथ हो गई है, वो घर से बाहर नहीं निकलते, माजूर का वर्ड आपने उस वक्त सुना। अब एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा है कि घर में तो बंद रहते हैं, लेकिन इनकी नॉर्मल जिंदगियां भी नहीं हो सकती, शादियां भी नहीं हो सकती, बच्चे भी नहीं हो सकते, और अगर हों तो आप कहते हैं कि यार नहीं, आगे जाके ख्याल कौन करेगा, फैमिलीज आपको रोक देती हैं, पेरेंट्स आपको रोक देते हैं। उसकी वजह है फैसिलिटीज का ना होना। आपका घर कहाँ है? मैं आज को आप कहाँ से आती हैं? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से यहाँ तक आने के लिए आप पैदल तो नहीं आती? बिल्कुल नहीं। क्यों? हालांकि आप डिसेबल्ड नहीं, आपको आप चाहिए कि आप पैदल आए, लेकिन आप नहीं आ सकते, नीड अ कार। आपने अपनी सहूलत, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से गाड़ी रखी हो, बिल्कुल, और अगर वो गाड़ी जिस दिन आपके पास ना हो, आप उस दिन डिसेबल्ड है। यस, ठीक है। तो फैसिलिटीज ना होने से हमने लोगों को डिसेबल्ड कर दिया। जब आपने कोई सॉफ्टवेयर नहीं यूज करना होता था मोबाइल में, यू मेक इट डिसेबल्ड। बिल्कुल। तो ये डिसेबल्ड हो गया है, अब ये ऐसा है, अब इसके साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल है। ये सब कल्चरल बैरियर्स हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैसिलिटीज, लैक ऑफ इनेबलिंग इन्वायरमेंट। अब इनेबलिंग इन्वायरमेंट करते हैं, मेरे पास गाड़ी है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मेरे पास व्हील चेयर है, मैं ऊपर भी आ सकता हूँ। जो फैसिलिटी चाहिए अगर वो आपके पास है तो लाइफ गुजारना मुश्किल नहीं है। असल में लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब ये लैक ऑफ फैसिलिटीज कौन जिम्मेदार है? ये जिम्मेदारी हम सारी गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते। इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो बिल्डिंग बना रहे हैं ठेकेदार वो हैं, जो गाड़ियां बना रहे हैं वो हैं, बसें बना रहे हैं वो हैं। और अब जब पॉलिसीज बन गई हैं, लॉज बन गए, तो इट विल चेंज। चीज़ें ऐसा ऐसा इंक्लूसिव होती जा रही है, एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है कि नहीं यार इसको ये चाहिए, तो ये बेहतर हमारे लॉ मेकर्स में होना चाहिए ना शामिल, कि अगर कोई डिसेबल्ड आपने बिठाए हुए हैं पार्लियामेंट में जहाँ लेजिस्लेशन हो रही है, तो वो ज्यादा बेहतर कानून बनाएंगे। कि वी डोंट हैव अ सीट ऑन द टेबल येट। अभी यही तो बात है, यही इसी बात पे तो अब हम लड़ रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर डिसेबिलिटी की नुमाइंदगी चाहिए, बिल्कुल, ताकि वो डिसेबल लोगों के इशू बता सकें। आपको पता है हमारी जीडीपी का 0% भी डिसेबिलिटी इंक्लूजन पे नहीं है थोड़ा बहुत बजट में स्पेशल एजुकेशन के लिए, दैट्स ऑल। हमारे पास वो बजट नहीं है कि हाउ टू मेक सोसाइटी इंक्लूसिव। बांग्लादेश ने 0.006% रख दी है, उसमें वो कोई ऐसे डिवाइसेस दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, हमारे पास अभी वो भी नहीं। हमें सोचना पड़ेगा कि बजट एलोकेशन करें, और वो कौन सोचेगा अगर टेबल पे पार्लियामेंट में डिसेबल लोग बैठे होंगे। और ये जो आप बात कर रही थी कल्चरल बैरियर्स वाली, ये कल्चरल बैरियर्स उसको रिमूव होंगे जब लोग सक्सेसफुल लाइफ गुजारते हुए नजर आ रहे होंगे। जब अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे तो लोग कहेंगे ठीक है, डिसेबिलिटी डजंट मैटर, उसकी फैसिलिटीज मैटर करती हैं जो उसके पास है या नहीं है। अब एक और बात है, हर इंसान की कुछ लिमिटेशंस हैं।
हम ये चीज सोचना छोड़ दें कि आई कैन डू एवरीथिंग, ही कांट डू और शी कांट डू इट। मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास तकरीबन 20 साल से बहुत यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते हैं जो इंटर्नशिप या जॉब करने, और जब मैं इंटरव्यूज देता हूँ तो मैं उनसे एक क्वेश्चन जरूर करता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, तो पता है जवाब क्या आता है? सब कुछ। जवाब मैं वो अच्छा इस दीवार पे चढ़ के दिखाओ तो नहीं चढ़ सकते यार, या सब कुछ नहीं कर सकते, आप वो बताए जो आप कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई योरसेल्फ, आप अपनी आइडेंटिटी और अपनी कैपेबिलिटीज को क्लियर करें कि व्हाट यू कैन डू बेस्ट। फिर आप डिसेबल नहीं है, क्योंकि आप वो जिस काम के लिए ताला ने आपको बनाया आप वो कर सकते हैं। अब इसमें भी एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट मैंने कहीं से सीखा कि दिन में जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे कपड़े इस्त्री हुए होते हैं, या मेरी वाइफ ने किए हैं या किसी ने भी किए, नाश्ता तैयार हो जाता है। फिर मैं बाहर निकलता हूँ तो ड्राइवर गाड़ी में बैठा मेरा वेट कर रहा होता है। फिर मैं जब एयरपोर्ट जाता हूँ तो स्टाफ मेरा बैग चेक करने के लिए बहुत सारा खड़ा होता है, मेरे से बैग लेते हैं, मशीन में रखते हैं। फिर पासपोर्ट पे आगे लोग बैठे होते हैं। जहाज में जाता हूँ तो पायलट मुझसे पहले भाग के पहुंचता है कि आतिफ आ गया, मैंने जहाज उड़ाना है और इसको लेके जाना है, और वो उस टाइम में जो टाइम दिया होता है मुझे वहां लैंड करवा देता है उस कंट्री में। ये इतना सारा स्टाफ सुबह से लेकर रात तक मेरी खिदमत में लगा हुआ है। ये सारे लोग, अब ये कपड़े मैंने खुद नहीं सिए, ये किसी ने, कंपनी ने, किसी टेलर ने, किसी ने सिए, ये गाड़ी किसी ने बनाई है। इतने लोग आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, और कुछ लोग तो बैठे हुए हैं, शायद वो मोची इस इंतजार में बैठे कि कभी मैं यहाँ आऊँगा। हमें देखना चाहिए कि हर इंसान का एक पर्पस है। अल्लाह ताला ने उसको वो जॉब दी है, वो पर्पस दिया है। कोई इंसान बेकार नहीं है। हमें उनकी कैपेबिलिटीज के मुताबिक उनको एंगेज करना है। यहाँ हम गलती कर रहे हैं कि जहाँ जिसकी जरूरत है अगर वो वहाँ फिट हो गए, सोसाइटी इज फुली इंक्लूसिव and successful. The right person for the right job. Right person for the right job. और ये देखने की जरूरत है कि कौन इंसान क्या कर सकता है बेस्ट। हम दूसरे को देख के कहते हैं मैंने ये करना है, वहाँ काम खराब होता है। ये तो हमारी सोसाइटी काल में है ना, हम दूसरे की प्लेट में लाजमी देखेंगे उसके पास क्या है, वो क्या कर रहा है, हमारे पास वो क्यों नहीं है। जो खुद सलाहियत है उसको हम बरुए कार लाने की कोशिश पूरी नहीं करते। ड्राइव अक्सर मैं अब ड्राइव नहीं करता, पहले मैं ड्राइव करता था तो मुझे लोग पूछते आप ड्राइव क्यों नहीं करते। मैंने कहा ये अल्लाह बख्शे मेरे ड्राइवर थे मेरे साथ, वो चाचा 11 साल तक मेरे साथ रहे। अच्छा। वो मुझे कहा करते थे आतिफ साहब आप छोड़ें, मेरे ड्राइव करने दें, आपके सोचने का काम है, आप बड़े बड़े काम करें, ये काम मुझे करने दें। मुझे वो बात उस वक्त अजीब सी लगती थी, लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि जरूरी नहीं है कि मैं भी ड्राइव कर रहा हूँ, अगर सब कर रहे हैं तो मैं ठीक है अपनी पर्सनल एक प्राइवेसी और एंजॉयमेंट के लिए मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये काम शायद मेरा नहीं है, उनका है। तो कुछ काम डिवाइड कर लेने बट देखिए ना, आपके ड्राइवर ने भी रियलाइज उस वक्त किया हुआ था कि यू आर मेड फॉर समथिंग बिगर, राइट? कि आप बड़े बड़े काम करें, आप सोचने का सोचा करें, जो बड़े बड़े काम करें आप वो करें, आप ड्राइविंग पे फोकस ना करेंगे, ये काम मुझे करने दे, ये बड़ा आपसे काम है मुझे करने दे। एग्जैक्टली, ये भी अपनी सोच की बात है। मैंने लोगों से सीखा ये सब कुछ, अपने इर्द गिर्द कि कौन क्या कर सकता है, क्या बेहतर है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोई एक ऐसी स्टोरी, एक सक्सेस स्टोरी कोई किसी शख्स की जो कि आपने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने इदारे के थ्रू चेंज की और ट्रांसफॉर्म की और जिस पे आपको बड़ा फख्र है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत लाइफ्स हैं जो हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़कात लेने वाले थे, अब ज़कात देते हैं हर साल। ऐसे बहुत क्योंकि कईयों को जॉब मिली, कईयों को एजुकेशन मिली, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स मिले, अब हजारों में इनकी तादाद है जो स्टेप्स से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली माने पड़े। कुछ ने ट्रेनिंग्स ली, अपने इदारे बनाए, दे वेरी सक्सेसफुल एंड दे आर वर्किंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ से निकलने वाले लोग बहुत कामयाब है, मतलब स्टेप जो अलुमनी आए हैं वो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। चाहे वो इंटर्नशिप पे भी आए, दे हैव गॉट अपॉर्चुनिटीज। तो एक छोटा सा काम जो मुझसे हुआ जिस पे मुझे फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हुआ ये कि 2018 में मुझे माड़ी एनर्जी ने बुलाया, जनरल इशफाक नदीम अल्लाह बख्शे वो थे उस वक्त उनके एमडी। उन्होंने मुझे कहा कि आप, हम डहरकी सिंध में बड़ा पसमानदा सा इलाका है, वहाँ कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, कोई आइडिया दें। तो मैंने फौरन नहीं किया दिया, मैंने कहा वहाँ के बच्चों को पढ़ा दे, स्कूल बना देते हैं। उनका ठीक है, प्रपोजल लेकर आए। मैंने प्रपोजल बनाया 4 कमरों का स्कूल और ये होगा। उन्होंने कहा जी मेरे ये तो बहुत छोटा है, सर्वे करवाएं कितने बच्चे हैं। देखा तो 700 बच्चे डिसेबल वहाँ रहते। उसको हमने स्केल अप किया, अब वो एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है।
200 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेटअप चल रहा है, अप एंड रनिंग, 13.5 एकड़ पे फैला हुआ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और कई फैमिलीज वहाँ से फाजियाब हो रही हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स उनके खुश हैं कि वो बच्चे जो कभी घर से बाहर नहीं निकले थे, डेली स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, उनको वहाँ खाना मिलता है, पढ़ाई हो रही है, उनकी थेरेपीज हो रही है, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी। It's been 7 years. अल्लाह का शुक्र है, ये सबसे बड़ा एक ड्रीम था कि यार कुछ किया जाए प्रैक्टिकली, और वो ड्रीम जो मैंने अपने स्पेशल एजुकेशन में देखना शुरू किया था ट्रांसफॉर्म इनटू रियलिटी, और अब वो स्कूल चल रहा है। एंड रूरल एरियाज में तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस मॉडल को रेप्लिकेट करना चाहती हैं, बलूचिस्तान में, पंजाब में। सुबह भी आज एक ऐसी मीटिंग थी, वो कह रहे हैं हम इसको कॉपी करना चाहते हैं। इट कैन बी स्किल्ड अप एंड कॉपी। और मेरे ख्याल पाकिस्तान में इट्स वन ऑफ द मोस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। और मजे की बात ये कि मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के अंदर देहात में ऐसा मॉडल कभी नहीं हो सकता। दिस मॉडल हैज बीन स्टडीड एट ससेक्स यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, कि ये कैसे गांव के अंदर डिसेबल लोगों ने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिलके बनाया है। इट्स वेरी सक्सेसफुल। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे इदारे मैंने बनाए, डिसेबिलिटी जॉब सेंटर बनाया, जिससे लोगों को कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ कनेक्ट किया। आतिफ, मुझे बताइए कि एक चीज जो आपका इस वक्त का ड्रीम है कि मैंने ये पूरा करना है, जो एक चीज माशरे के अंदर चेंज करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको चेंज होने की जरूरत है, बट इस वक्त एक चीज जो आप सोचते हो। देखिए, कल्चर चेंज करना एक बंदे के बस की बात नहीं है। टेक्स इयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज। जो प्रैक्टिकली एक चीज हो सकती है, जो इस वक्त जो जरूरत भी है, वो ये है कि नेशनल बजट के अंदर डिसेबिलिटी का कोई शेयर दैट्स माय टारगेट फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स इंशाल्लाह। कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर मीटिंग में, हर लेवल पे बात करने की कि हम डिसेबिलिटी इंक्लूजन के ऊपर अपनी सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स को स्ट्रॉन्ग करें और कुछ बजट रखें। ये पॉसिबल है। दूसरा, इंडिविजुअल लेवल पे मैं चाहता हूँ कि हर बंदा डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करे, एम्ब्रेस करे, माशरे का हिस्सा समझे, और इसको ये ना समझे ये कोई सजा है या ये कोई गुनाहों की सजा मिली हुई है या ये कोई बीमारी है, ये समझना आप छोड़ दें। नहीं, आई थिंक आज के इंटरव्यू में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस आपके सेंस ऑफ ह्यूमर ने भी क्लियर कर दिए हैं। क्योंकि देखें, बहुत दफ़ा यही तस्वर किया जाता है ना कि कोई डिसेबिलिटी हो तो वो बहुत घुटे हुए जिंदगियां गुजार रहे होते हैं, वो हंसते नहीं हैं, उनको एंजॉय नहीं करते हैं लाइफ, उनकी लाइफ के अंदर कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होती है। आपने थैंक यू सो मच कि आज वो चीज़ें जो हैं वो मिसकंसेप्शंस। मैं जब ट्रेनिंग करवाता हूँ तो डिसेबल पर्सन को, मैंने हजारों ट्रेनिंग करवाई हैं, तो मैं सवाल करता हूँ कभी अपनी डिसेबिलिटी का गलत फायदा उठाया है? सब हंसना शुरू हो जाते और एक दूसरे को देखते कि उठाया तो बहुत है, बताते नहीं, एक्चुअली उठाया फायदा। अब जब आपको एक चीज फैसिलिटी नहीं मिल रही, उठाए फायदा फिर अपनी डिसेबिलिटी का, अपनी लाइफ को बेहतर करें। आपने डिसेबिलिटी को एंजॉय करना शुरू कर दिया, अपने लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर दिया। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आतिफ शेख साहब, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और कोशिश करेंगे कि इस नशिस्त में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं, एक और नशिस्त के लिए वो उठा रखते हैं किसी वक्त। बहुत शुक्रिया सादिया, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। डू गिव अस योर फीडबैक अबाउट टुडेज एपिसोड एंड अदरवाइज ऑल्सो, जो भी आप हमारे प्रोग्राम्स के बारे में सोचते हैं। कीप वॉचिंग अपना वतन। थैंक यू। You are watching अपना वतन।